आप सभी को नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप बराबर मेरी वीडियो देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए, जितना मेरे से सहयोग हो पा रहा है परीक्षाओं को देखते, तो मैं जितना कर पा रहा हूँ वो आपके सहयोग से ही कर पा रहा हूँ। तो देखिए, ज़्यादा बात नहीं करके थोड़ा सा सीधे टॉपिक पर चलते हैं कि 4-5 रोज हो गए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। देखिए, अपना चल रहा था संधियों वाला टॉपिक, और संधियों में मैंने जो स्वर संधि थी, स्वर संधि के 5 जो भेद थे उनके सबको मैंने स्पष्टीकरण करके आपको बता दिया था। तो संधि जो है, संधि का शाब्दिक अर्थ और संधि क्या है, कैसे बनती है, वो चीज़ अपन बात कर चुके हैं। संधि 2 वर्णों की मेल से बनती है और संधि का काम होता है कि 2 वर्णों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जो किससे बना है? सम प्लस धी। उस दिन भी मैंने बताया था कि संधि कब बनते हैं? जब दोनों के आचार विचार गुण मिलते हैं, जब भी तो संधि बनते हैं। तो वही सम में अनुसार में बदलेगा। संधि का मतलब होता है जोड़ना। जब 2 वर्णों को जोड़ती है, जब स्वर को जोड़ेगी तो स्वर संधि में जाएगी, फिर और परिवर्तन जो होगा तो वो अलग में चली जाएगी। तो अब देखिए, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो विसर्ग संधि कुछ नियमों के तहत बनती है और नियमों के तहत ही शब्दों आपस में वर्ण मिलकर उसमें परिवर्तन होता है। तो देखिए, संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में क्या दिया हुआ है कि जब विसर्ग के साथ कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण मिलते हैं और उन विसर्ग प्लस स्वर प्लस क्या व्यंजन वर्ण जब मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें घोष रघोष चलते हैं। घोष रघोष, तो घोष रघोष का मतलब है अघोष। अघोष का मतलब है कि जैसे किसी भी जो वर्ग होता है, के वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग जो भी होता है, तो उनके पहले जो 2 वर्ण होते हैं, जैसे के, खे, पे, फे, ते, थे, ते, थे, तो ये तो किस में आते हैं? अघोष। अघोष का मतलब 1-2 वर्ण, 1 और 2। अगर फिर तीसरा होगा जिसमें के, खे, फिर गे, घे, घे, गे, घे, घे जो आएगा, उसके बाद ते, ते, पे, फे, जो ते, थे, और क्या दिया है? चे, चे, छे, जे, झे, ने। तो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो है वो किस में चला जाएगा? सहघोष में चला जाएगा। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को ध्यान रखना, फिर मैं उदाहरण देते समय आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सीधे चलते हैं अपन। पहला नियम आपका क्या बोल रहा है? पहला नियम आपका बोल रहा है, समझिए इसको। किसी शब्द में से सरगम आधा और पूरा, से षटकोण आधा पूरा, से सले आधा से हो, तो इन ये एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, कोई सा भी से 2 एक साथ हो। एक साथ का मतलब जैसे से आधा पूरा हो, तो ये से की जगह किस में बदल जाएगा? आधा से जो है वो किस में बदलेगा? विसर्ग में। अर्थात आधा से जो है ना वो विसर्ग में बदल जाएगा। और विसर्ग का मतलब है जो आप 2 बिंदी लगाते हैं, तो वो विसर्ग होता है। तो क्या है कि से आधा से आधा से षटकोण वाला से, आधा से पूरा से सलेट वाला हो, तो ये से आधा से जो है इन तीनों में
वो उसकी जगह क्या बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, जैसे निस्वार्थ, निस्वार्थ, अब निस्वार्थ में दो से आ गया, समझ लो आप, दो से आ गए, तो जो पहले वाला जो से है उसकी जगह क्या बदल हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। तो यहाँ क्या लगा, नी प्लस विसर्ग, नी विसर्ग प्लस स्वार्थ, निशब्द नी प्लस शब्द, तो वो से की जगह विसर्ग लग जाएगा और दूसरा से जो है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। ये थोड़ा सा नियम ध्यान रखना। अब देखिए दूसरा नियम कि ओ के बाद से घोष व्यंजन, अभी मैं बात कर रहा था ओ के बाद, ओ के बाद से घोष व्यंजन, से घोष का मतलब है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो वर्ग के, वर्ग के मतलब जो अभी मैंने बताए थे, कै खे गे घे ने, समझ लो, चे छे जे झे ने, ते थे पे फे बे, पे फे क्या दिया है कि पे ते थे जो दिया है, ते थे दे धे ने, तो जो प्रत्येक चार क्या दिया है इसमें कि एघोष का मतलब, एघोष का मतलब है प्रथम दो वर्ण, एघोष के होते हैं तीसरे, चौथे, पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष कहलाता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या लिखा है, ओ के बाद सघोष व्यंजन तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये वे रे ले है आए तो ओ की जगह क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या दिया है, पुरोहित ओ, क्या दिया है, ओ की जगह, तो देखिए पुरोहित, प्रो, रो में ओ की मात्रा लग रही है, पुरोहित, और क्या दिया है शब्द दिया है, तो है आ रहा है इसमें, है आए तो पुर प्लस हित हो जाएगा, ओ की जगह क्या बन जाएगा, ओ की जगह विसर्ग लग जाएगा। तो पुर, पुरोहित का मतलब पुर, विसर्ग प्लस हित, यश प्लस धरा, यशोधरा, मन प्लस विकार, मन विसर्ग प्लस विकार, मनोरथ, मन प्लस रथ, तो वो जो ओ है वो विसर्ग में बदल जाएगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कोई हो, तो देखो धै दिया है, धै, ये कौन सा वर्ण है, सघोष में चौथा वर्ण है, ठीक है, वे यहाँ आ रहा है, ठीक है, और ये क्या आ रहा है, रथ, ये भी आ रहा है, ये है तो है भी आ रहा है, इसलिए इसका नियम क्या बोल रहा है कि ओ के बाद सघोष व्यंजन का ध्यान रखना कि 3, 4, 5 और साथ में ये वे रे ले है आए तो ओ की जगह विसर्ग लग जाता है, जैसे पुरोहित, यशोधरा, मनोविकार, मनोरथ। अब देखिए तीसरा नंबर, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चे छे या से आए तो विसर्ग का आधा से में बदल जाएगा। क्या दिया है, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चे छे ये अक्षर हो, चे चम्मच, छे छतरी या से सलगम आए तो विसर्ग का किसमें, आधे से में बदल जाएगा। तो देखिए क्या दिया है, नी प्लस से निश्चय, आधा से में बदल गया, क्या आ रहा है, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चे छे, अब इसमें क्या है, चे आ गया, तो ये क्या हो गया, निश्चय, नी प्लस छल, नी विसर्ग प्लस छल, नी विसर्ग प्लस तार, नी विसर्ग प्लस सा, तो ये शब्द क्या है, निश्चय, निश्चल, निस्तार, निस्सार। नियम आपका क्या बोल रहा है, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तो बाद में चे छे या से आए तो वो आधे से में बदल जाता है, तो इनका आप जब संधि करोगे, विग्रह करोगे, तो ये आधा से दिखाई दे रहा है आपको। चौथा देखिए, यदि विसर्ग के बाद कै खे पै फे आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, किसके बाद, यदि विसर्ग के बाद
विसर्ग प्लस बराबर के आए, खे आए, पे आए, ठे आए, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रातःकाल, प्रातःकाल, तो प्रातःकाल जैसा लिखा है वैसा ही लिखा जाएगा। पेपाल, पेपाल जैसा लिखा है वैसा ही लिखा जाएगा। क्या दिया है? अंत्यकरण, अंत्यपूर्व जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या आ रहा है? के, खे, पे, फे, यहाँ के आ गया, यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो आप? और यहाँ के आ गया, यहाँ पे आ गया, तो क्या दिया है कि विसर्ग के बाद क्या है? के, खे, पे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान कर लो ये चीज जो लिखी हुई है। पांचवा क्या कह रहा है? जब रे के बाद कोई सहघोष व्यंजन, सहघोष का मतलब वही तीसरा, चौथा और पांचवा, अघोष वर्ण आए तो सिर्फ दो पहले के, खे, चे, छे, जे, झे, ये ध्यान रखना। और सहघोष का मतलब होता है तीसरा और चौथा वर्ण, लास्ट के जो भी प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सहघोष कहलाता है। चाहे वो केवर का हो, चाहे वो पेवर का हो, चाहे टेवर का हो, चाहे तेवर का हो, चाहे चेवर का हो। तो क्या है कि जब रे के बाद सहघोष व्यंजन तीसरा, चौथा और पांचवा, ये रे, ले, वे आए तो रे का किस में बदल जाएगा? रे विसर्ग में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? रे विसर्ग में बदलेगा, जैसे यहाँ लिखा है। जब रे के बाद सहघोष व्यंजन, अब देखिए क्या आ रहा है? नी विसर्ग प्लस गुण, तो इस निर्गुण ऊपर का जो रे है, ऊपर का जो रे है ये आ रहा है, जो निर्गुण में दिखाई दे रहा है, निर्झर में दिखाई दे रहा है, दुर्बोध में दिखाई दे रहा है। तो ये जो रे है ये विसर्ग में बदल जाएगा। तो निर्गुण नी विसर्ग प्लस गुण, नी विसर्ग प्लस झर, दु विसर्ग प्लस बोध, दुर्बोध। तो इस तरह से आपको सारे नियम ध्यान रखने हैं। छठा देखिए, यदि से सलगम, से षटकोण, से सलेट के बाद अघोष व्यंजन। अब अघोष, अघोष का मतलब पहला और दूसरा, के, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, समझ लो। तो ये क्या है? ये क्या है कि से के बाद अघोष व्यंजन आए तो इनके स्थान पर विसर्ग लग जाता है। नी प्लस चल, क्या आ गया? चे, पहला चे और छे पहला ही अक्षर होता है किसका? अघोष व्यंजन का। तो नी विसर्ग प्लस चल, नी विसर्ग प्लस ठुर, टे, ठे, दूसरा ये हरिश्चंद्र, हरि विसर्ग प्लस चे, चंद्र, पू प्लस पू विसर्ग प्लस कर, क्योंकि के भी पहला ही वर्ण है तो पहला और दूसरा, इसका मतलब अघोष व्यंजन। अरे से जो भी से आए, चाहे वो सलगम वाला हो, चाहे षटकोण वाला हो, चाहे वो से वाला हो, उसके बाद कोई भी अघोष व्यंजन आए, इसका मतलब पहला और दूसरा किसी भी वर्ण का कोई शब्द आए तो उनके स्थान पर विसर्ग लग जाता है। तो नी, निश्चल, निष्ठुर, हरिश्चंद्र, पुष्कर, समझ रहे हो आप? अब देखिए साथ में क्या कह रहा है? ई बड़ी, बड़ी के बाद रे आए तो बड़ी ई छोटी ई में बदल कर विसर्ग लगा देते हैं। क्या दिया है? बड़ी के बाद रे आए तो बड़ी किस में बदलती है? छोटी ई में, और में बदलकर विसर्ग लगा देते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है? बड़ी के बाद रे आए, अरे बड़ी आ गई नीरव, बड़ी आ गई नीरव, तो फिर ये जब विग्रह करोगे तो वो बड़ी किसमें? छोटी में बदलेगी। क्या कह रहा है नियम आपका? छोटी में बदलेगी। तो नी छोटी, विसर्ग प्लस रव, नी प्लस नी विसर्ग प्लस बराबर नी रस, समझ लो? नी रोग, नी विसर्ग प्लस
रोग। तो इस तरह से ये क्या है, ये आपको नियम ध्यान रखने हैं। इन नियमों के नियम जो हैं इनको आप फॉलो करोगे, इनको थोड़ा सा समझोगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि विसर्ग जो है वो इन नियमों के तहत चलते हैं। लेकिन अपन कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुधार। अरे जड़ मत, मूर्ख बुद्धि भी क्या हो जाती है, मूर्ख बुद्धि भी सुजान विद्वान बन जाता है निरंतर अभ्यास करने से। तो एक अभ्यास वश आप ये सारी चीज़ें अपने आप चलती हैं। लेकिन जब तक आप पहली बार एंट्री करोगे तो सब चीज़ें आपको बहुत विचित्र लगती हैं, दिखाई देती हैं। लेकिन जब इनमें घुसोगे, इनको समझोगे तो निरंतर अभ्यास के कारण वो अभ्यस्त शब्द जो है अपने आप अभ्यस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ क्या दिया है, थोड़ा सा इसको समझिए आप लोग। यहाँ क्या दिया है, यहाँ लिखा है कि ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो। ए आ के बाद ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग प्लस, और उसके बाद में विसर्ग प्लस तीसरा चौथा पांचवा कोई भी वर्ण हो, तीसरा चौथा और पांचवा कोई भी वर्ण हो। देखिए तो सैगोस, कौन से सैगोस क्या लिखा है, और साथ में ये हो या फिर ये रे ले रे आए तो रे किस में बदल जाएगा, हर्फ में बदल जाएगा। रे किस में बदलेगा, रे हर्फ में बदल जाएगा। हर्फ का मतलब है ऊपर जो रे चलता है उसमें बदल जाएगा। तो ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो किससे, विसर्ग से पहले, तो ए आ नहीं आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, नी आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, वो आ रहा है। तो अलग नहीं, ए आ के बाद कोई अन्य स्वर आए और विसर्ग, उसके बाद सहगुण वर्ण प्लस ये रे ले वे हो तो रे हर्फ में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए नी विसर्ग प्लस धन निर्धन किसमें बदल रहा है, अर्थ में बदल गया। नी विसर्ग प्लस जल निर्जल, दू प्लस गंध दुर्गंध, निर्मल नी विसर्ग प्लस मल निर्मल, निर्झर नी प्लस झर, तो क्या है, निर्धन। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो किस में बदल जाएगा, अर्थ में बदल जाएगा। जो हर्फ लगता है रे में आपको दिखाई देगा। तो ये निर्धन हो गया, ये निर्जल हो गया, ये दुर्गंध हो गया, निर्मल हो गया, निर्जल हो गया। तो प्रत्येक क्या है, नी के बाद विसर्ग प्लस जो भी शब्द है वो सेम आ जाएगा, लेकिन उसका विग्रह करोगे आप और जब मूल शब्द आएगा उसमें आपको हर्फ के रूप में रे दिखाई देगा। ये क्या है, यदि विसर्ग आगे पीछे ए आए, विसर्ग जो है उसके आगे पीछे ए आए तो ए प्लस विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है। और क्या दिया है, विसर्ग के बाद ए का लोप हो जाता है, ए लुप्त हो जाता है और उसके स्थान पर ये जो चिन्ह है, उसके स्थान पर ये जो चिन्ह है ये किस में आता है, ए के रूप में लगा दिया जाता है। जैसे क्या दिया है, यस विसर्ग प्लस अभिलाषी, तो ये चिन्ह दे दिया। अब आप ए नहीं दिखाई देगा आपको, ए की, क्योंकि ए का क्या हो गया, लोप हो गया। तो ए का जो संकेत है वो आपको एस टाइप में दिखाना है, यशो यस विसर्ग प्लस अभिलाषी, तो यशो अभिलाषी प्रथम अध्याय मनो अभिलाषी, इनमें आपको ए दिखाई नहीं दे रहा है। ए की जगह आपको क्या संकेत दिखाई दे रहा है, ये जो संकेत है जिसमें क्या लगा, यदि विसर्ग के आगे पीछे ए आए, अरे चाहे इधर आए चाहे इधर आए, आगे पीछे, तो क्या दिया है, ए और प्लस मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। और क्या दिया है, विसर्ग के बाद ए का लोप हो जाता है, विसर्ग के बाद तो लोप होगा
तो उसके बाद आपको ये संकेत ए के रूप में लगाना पड़ेगा, नहीं कि ए लिखोगे आप। ए नहीं लिखोगे, उसकी जगह जैसे यहाँ लिखा है यशो अभिलाषी, तो यशो यश प्लस यहाँ किसमें जब विसर्ग संधि करोगे आप विग्रह, तो आप ए लगा सकते हो, लेकिन उसका मूल शब्द जब बनेगा तो उनमें आपको सिर्फ वो संकेत ही एक ही जगह दिखाई देगा। तो देखिए अब 10वां जो दिया है कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आए, विसर्ग जो है विसर्ग शब्द है और विसर्ग के बाद ई ऊ आए और विसर्ग के बाद के खे पे फे हो, तो विसर्ग के आधा से षटकोण, आधा कौन सा से षटकोण में बदल जाएगा। क्या लिखा है, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई और ऊ आए और विसर्ग के बाद फिर क्या हो के खे पे हो, तो विसर्ग किस में बदलेगा, आधा षटकोण में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए निष्कपट नी प्लस नी विसर्ग प्लस कपट, निष्कपट निष्फल नी प्लस नी विसर्ग प्लस फल, नी विसर्ग प्लस पाप, दुष्कर दू प्लस कर। अब उनमें क्या है कि से षटकोण में बदल रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है प्रत्येक में, जिनमें क्या आया नी नी नी, क्या बोल रहा है ई ऊ इसमें है दू प्लस कर में, तो वो विसर्ग क्या बोल रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ई और ऊ आए तो ई आ रहा है, ऊ भी आ रहा है, आए और विसर्ग के बाद के खे पे, अब इनमें सब में के, यहाँ पे यहाँ के, तो इसके तहत आधा षटकोण वाला आधा से में बदल जाए। ये क्या बोल रहा है, 11वां बोल रहा है आपके कि विसर्ग से पहले ए आए, बाद में सहघोष वर्ण 3 4 5, सहघोष वर्ण विसर्ग से पहले ए आए, बाद में सहघोष वर्ण 3 4 5 या ये रे रहे, तो विसर्ग का ऊ होकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है ऊ। अरे जो गुण संधि है उसके नियम में अपन ने देखा है कि ए प्लस ऊ बराबर ओ होता है, ठीक है। जो स्वर संधि में है तो क्या है कि विसर्ग से पहले ए आए, बाद में सहघोष वर्ण, सहघोष का मतलब 3 4 5, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, तो ये रे लेवे या फिर ये रे लेवे हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग का ऊ होकर किस में बदलेगा, ओ में बदल जाएगा। क्या दिया है, सरोज से विसर्ग प्लस रोज, पे पे विसर्ग प्लस दे, मन विसर्ग प्लस हर, सरोकार यश प्लस यश विसर्ग प्लस दे, मनोयोग मनोभाव वयोव्रज, ये सारे के सारे इसी नियम के तहत ये बने हुए हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि क्या है कि जब विसर्ग के साथ कोई भी स्वर और कोई भी व्यंजन वर्ण जब मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि के ये थोड़े नियम हैं, इन नियमों को थोड़ा सा नोट कर लेना और फिर आप निरंतर अभ्यास करोगे तो जब आप सारी चीज़ें अभ्यस्त होती चली जाती है, क्योंकि आपको सिर्फ BA ही नहीं करना है, BA ही नहीं करना है, BA करने के बाद में आपको जॉब के लिए कंपटीशन करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको काम देंगी। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को, और सहघोष रहघोष थोड़ा सा ये देख लेना, ये कॉर्नर में मैंने इंडिकेट कर दिया है कि अघोष जो है वो प्रथम पहला दूसरा जो वर्ण होते हैं और तीसरा चौथा वर्ण सहघोष होता है। तो पहले कैक है, ये क्या हो गया अघोष, गैग है ने क्या हो गया चे छे, जय जय ने टैक है, दे दे ने तैक है, दे दे ने तैक है,
वह मैं। तो प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ए घोष और प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। तो मैंने इंडिकेट कर दिया है, थोड़ा सा उसको देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप सभी से अनुरोध है कि आप एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जहाँ तक प्रयास होगा अच्छी से अच्छी तरह से मैं आपको और वीडियो डालने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आपकी सभी जगह बीए में तो काम आनी है, उसके बाद कंपटीशन करना है तब भी आपको काम आनी है। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ें हैं इनको नोट कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।